नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जिसके जरिए हमारी कोशिश हर रोज यही होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको प्रेरित कर सके ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। इस शो के जरिए हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर सिखाते हैं, यह समझाने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल प्लान करना कितना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बड़ा कॉर्पस हो और तब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी का जो शुभारंभ है वो कर सकते हैं। तो इस शो के जरिए हम वही सब सवाल करते हैं शामिल, और आप भी योर मनी में आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे किस तरीके से प्लान करें तो आप हमारे को ईमेल भेजिए, हमें आप व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ट्विटर फेसबुक पर आप सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, #आस्क योर मनी लिखिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं क्योंकि ये शो इस समय फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी जा रहा है। हमारे साथ पूनम रुंगटा मौजूद हैं जो कि रुंगटा सिक्योरिटीज, माफ कीजिए, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद है जो कि डायरेक्टर है रुंगटा सिक्योरिटीज के। मिस्टर रुंगटा, माफी चाहूंगी गलत इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। और क्वेरीज आज भी हमें काफी सारी मिली है और जो पहला ही क्वेश्चन है इनफैक्ट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों के लिए बेहतर गोल्स के साथ बेहतर फिनेंसेस को प्लान करें, तो इसीलिए मैं पहला कॉलर ले लेती हूं और उसके बाद आपसे कनेक्ट करके आपसे राय पूछती हूं क्योंकि हमारे साथ विनय मौजूद हैं गुजरात से। विनय नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए क्या गोल्स हैं आपके, और आपके गोल्स के अलावा भी आपकी कई क्वेरीज हैं, तो पूछिए क्या क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हूँ। मेरे को शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है और मेरे को म्यूचुअल फंड लेना है। वो ऑनलाइन लेना सही रहेगा या ऑफलाइन लेना सही रहेगा? और ऑनलाइन लेना है तो उसमें कौन सी एप्लीकेशन, जैसे कि एंजल वन है और दूसरी कई है, वैसे कौन सी एप्लीकेशन से लेना सही रहेगा? तो मिस्टर रुंगटा, विनय की तरह बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जो कि बिगनर्स होंगे इन्हीं की तरह, और देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं इनके और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स के साथ या इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं वो हर कोई ये जानना चाहता है कि पहला कदम क्या होना चाहिए। तो फिर आप इनको बताइए एक एक करके। इन्होंने 2-3 चीजें पूछी। पहला तो ये कि म्यूचुअल फंड्स अगर ये खरीदने के बारे में सोचे तो ऑनलाइन खरीदें, ऑफलाइन खरीदें, क्या कोई ऐप डाउनलोड करे, क्या तरीका होना चाहिए। मान के चलिए इनको कोई नॉलेज नहीं है और ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो पहले तो बेसिक्स बताइए और उसके बाद इनको म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड कीजिए। वेल दीपाली, ये एक एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आपने कहा कि जो नए निवेशक हैं उनकी कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो पहले तो ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो चलिए अभी इतनी जागरूकता बढ़ चुकी है कि लोग ये जानने लग गए हैं कि म्यूचुअल फंड एक असिस्टेड पोर्टफोलियो होता है कि भाई आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं और वो आपको प्रोफेशनली आपका पैसा मैनेज करके दे रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि उसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2 तरीके के प्लान अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एक है डायरेक्ट प्लान और एक है रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान कौन क्या होते हैं कि ये जिसमें आप कोई भी एक इंटरमीडिएट, कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी का भी आप किसी की सहायता नहीं लेते। आप एक फाइनेंशियली सैवी इन्वेस्टर हैं जिनको मालूम है कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना, किस तरीके से इन्वेस्ट करना, कैसे उसे ट्रैक करना, उसे मॉनिटर करना और कुछ बदलाव करने हो, तो ये सारी चीज आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप कोई रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जाते हैं तो जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनको जो कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट करना होता है वो नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएटेड नहीं है। तो सेबी ने क्या रूल लाया था कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है बिना कोई डिस्ट्रीब्यूटर के आता है उसमें जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो जो कहते हैं, TER जो बोलते हैं फंड का, वो कम करिए क्योंकि आपको कोई उसमें ब्रोकरेज देना नहीं, उसका फायदा आप इन्वेस्टर को दें। सो डायरेक्ट प्लान ये हैं जो इन्वेस्टर खुद मैनेज कर सकता है। रेगुलर प्लान कौन से हैं? जो आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएटेड होता है और उसमें एक्सपेंस रेशियो उतनी कमीशन जितना हो मान लीजिए उतना आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। सो अब विनय जी का सवाल लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये एक एब्सोल्युटली न्यू इन्वेस्टर है मार्केट के लिए। इन्हें ना ही स्टॉक मार्केट के मालूम है पता है, ना ही उन्हें ये पता है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो अगर हम
प्योरली देखें तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें डेफिनेटली एक असिस्टेड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो एक एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो इनकी हैंड होल्डिंग कर सकता है, इन्हें समझा सकता है कि किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो करना है, और आगे जाते हुए उसे मॉनिटर ट्रैक करना, और इन्हें अच्छी तरह करवा भी देगा। अब ये सवाल उठता है कि कई लोगों के मन में दुविधा होती है कि डायरेक्ट प्लान में खर्चा कम है, रेगुलर में ज्यादा है, तो मैं क्यों ज्यादा खर्चा दूं। तो ये समझना होगा कि लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए और आपको जरूरत है उस सर्विस की, तो आपको उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार होना चाहिए। कई बार हम ये देखते हैं कि लोग ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं, कि थोड़े पैसे इधर बचाने के चक्कर में वो एक लार्जर पिक्चर का रूप खो देते हैं कि भाई आपका पोर्टफोलियो ढंग से बन रहा है, आप उसे मैनेज कर पा रहे हैं, आप उसे उसका फायदा एक्चुअली ले पाएंगे। सो विनय जी की प्रोफाइल को समझते हुए मैं सलाह दूंगा कि ये जाके एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, वो आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा देंगे। आपका केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले है कि आपको केवाईसी अपडेट करना होगा आपका। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आधा केवाईसी करवाने के लिए, अपडेट तो बाद में होगा, केवाईसी करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके बेसिकली पैन कॉपी है, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका फोटोग्राफ है, आपके चेक बैंक की कंफर्मेशन है, जो बैंक चेक का कॉपी है, ये सारी चीजें आपको चाहिए, और फिर आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके ये सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे खुद से इन्वेस्ट करना, डायरेक्ट प्लान में ही जाना है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप डायरेक्टली जो फंड और जो स्कीम आप डिसाइड कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, उसी स्कीम की उसी फंड हाउस के साथ डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, ना कि कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट एप्स यूज करें। या तो आप रजिस्ट्रार जो है कैम्स एंड कार्वी है, उनकी मोबाइल ऐप या उनके वेबसाइट पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो बेटर है कोई भी थर्ड पार्टी ऐप ना ले, आप डायरेक्टली फंड हाउस से कर लें, या तो कैम्स एंड कार्वी, और इससे बेटर है अगर आप हैंड होल्डिंग चाहते हैं तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लें। तो फंड्स भी इनको सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इनका एक सवाल ये भी है कि इनकी उम्र 32 साल है, 10 और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने डॉटर के लिए। तो बताइए किन फंड्स के साथ ये स्टार्ट करें, कुछ इनिशियल नेम्स, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाते हैं तो क्या इन फंड्स की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके ये ट्राई करें, अगर इनको थोड़ी बेसिक समझ में आए हो और थोड़ी नॉलेज हो इस बारे में। जी हाँ, तो मैं फंड के नाम बता सकता हूँ, क्योंकि ये 10 और 20 साल का टाइम होराइजन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक इक्विटी फंड लें। सिर्फ मैं क्यों फंड का नाम लेने से पहले मैं ना सोच रहा था, वो ये था कि क्योंकि ये कंप्लीटली न्यू है इक्विटी मार्केट के लिए, तो ये पहले जानना जरूरी है कि क्या ये इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी संभाल पाएंगे कि नहीं। उन्हें एक बेसिक एजुकेशन लेवल की जरूरत है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। आप आज से अगर शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना, एसआईपी के जरिए भी करेंगे, हो सकता है कि आपके एक साल में आपको नेगेटिव रिटर्न एसआईपी में भी दिखे, तो आपको थोड़ी एजुकेशन उसके लिए भी चाहिए। लेकिन मैं स्कीम के नाम बता दूं आपको, शुरू कर रहे हैं डॉटर की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ 2 तरीके के प्रोडक्ट स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में लें। एक है एक इंडेक्स फंड ले लीजिए जो लार्ज कैप निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करता हो, ताकि ये सिंपल होगा, आपका वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। सो एचडीएफसी का सेंसेक्स फंड ले सकते हैं, या आईसीआईसीआई अप्रूव सेंसेक्स फंड ले सकते हैं। और दूसरा एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। इन 2 स्कीम्स में, जिसमें एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो सकता है या यूटीआई फ्लेक्सी कैप, बस ये 2 फंड से एक बार शुरू करें, समझ जाए मार्केट किस तरह फंक्शन करता है, और फिर आप शायद आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सलाह आपको मिली, उसी के हिसाब से आप रेडी बना सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे, अंकुश हमारे साथ है लुधियाना से। अंकुश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो शेयर किया था आपके साथ। इन्वेस्टमेंट्स करते हुए मुझे अराउंड 3 to 4 years हो गए इन दिस डिफरेंट फंड्स। तो अभी द प्लान इज अगले 10 साल में 2 CR इकट्ठा करने का। तो उसमें कुछ माइनस करना है या ऐड करना है या सिप की अमाउंट बढ़ानी है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी। ठीक है, तो मिस्टर रुंगटा, आपने इनका पोर्टफोलियो देखा है, काफी सारे फंड्स इनके पास हैं, गोल इनका 10 साल में 2 करोड़ का है। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे, और टारगेट को कैसे हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, तो दीपाली, अंकुश के अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो करीबन 34,500 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनके पास 14 स्कीम्स हैं इसके लिए। तो हमने लगातार कहते आए हैं कि जो भी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस होता है वो आपकी 5 या 6 स्कीम से पूरा हो जाएगा। आपको 14 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है, हर जगह पे आपको
मॉनिटर करना, ट्रैक करना, कोई चेंजेस होते हैं, बैंक डिटेल्स अपडेट करना, तो सब जगह आपको करना होगा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड और कोई रियल पर्पस आपको मिलता नहीं है इससे। सो और जो इनका टारगेट का बात है वो भी एक बार अनुमान लगा के बता दूं, इनके पास टोटल इन्वेस्टमेंट होराइजन अभी अगले 10 साल का है और 3 और 4 साल से वो पहले से कर रहे हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएं कि ये इन्वेस्टमेंट अगर 14% से ग्रो करता है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो जो कॉर्पस इनके पास इकट्ठा होगा करीबन 1.5 से 1.7 करोड़ के आसपास आएगा। तो 2 करोड़ से थोड़ा कम होगा, इन्हें इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ानी होगी। जो पोर्टफोलियो है उसको मैं थोड़ा कंसाइज कर दूं, इसमें अंकुश जी मैंने आपके लिए ना जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको रिटेन करने की कोशिश की है, जहां आपका फोलियो है वो भी रिटेन किया है, ताकि फ्रेश आपको फोलियो जितना कम हो उतना नया क्रिएट करना पड़े। तो एक फंड ऐड कर रहा हूं जो आपके फोलियो में ऑलरेडी नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। तो एबीएसएल का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें 10,000 इन्वेस्ट करें। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड जो आपके पास ऑलरेडी है, इसमें आप 10,000 इन्वेस्ट करने लगे। आप अभी फिलहाल 5,000 करें तो बढ़ा के 10,000 कर दीजिए। एक्सिस फोकस 25 फंड ये भी आपके पास है, उसमें 5,000 रुपए। मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप ये आपके पास ऑलरेडी है, वो कंटिन्यू करिए 2,500 रुपए के लिए। और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 7,000 रुपए। आपके पास निप्पॉन की स्कीम है तो सिर्फ मैं स्कीम बदल रहा हूँ, फोलियो आप मेंटेन कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो से आपका पूरा इन्वेस्टेड हो जाएगा, सारे मार्केट सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये आपका आगे जाते हुए पोर्टफोलियो क्रिएशन मेरे हिसाब से ये विल बी अ बेटर स्ट्रक्चर देन द 14 स्कीम्स जो आपके पास है। है तो नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ज्यादा फंड्स की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 फंड्स रखिए। कितना एसआईपी किस फंड में करना है वो सारी डिटेल्स आप नोट कर सकते हैं और अभी भी आपको मिस्टर रुंगटा ने एक्सप्लेन भी किया। आगे बढ़ेंगे, अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज से। अनूप जी नमस्कार, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। अनूप जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं डिटेल्स बता देती हूँ। इनकी उम्र 55 साल है और ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि इनको मंथली इनकम आते रहे। तो बेसिकली रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग इनकी हो सकती है। 1 करोड़ निवेश ये कर सकते हैं, हर महीने इनको 1 लाख चाहिए और साथ ही साथ इनको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो कंसिडरिंग ये सभी फैक्टर्स क्या सजेशन रहेगा आपका रुंगटा जी? दीपाली, अगर हम बेसिक हिसाब लगाएं तो 1 करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं लमसम के रूप में और 1 लाख रुपया महीने का चाहते हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो करीबन ये 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्लस इन्हें चाहिए कि कैपिटल की पूरी सेफ्टी हो और उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको अगर सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहिए तो आपको फिक्स डिपॉजिट या ऐसी कोई स्कीम्स में लगाना होगा। और अगर हम सेफ्टी देखते हैं, फिक्स डिपॉजिट या ऐसी कोई डिपॉजिट देखते हैं, उसमें रिटर्न इन्हें 5 या 6% के आसपास मिलेगा, जो एसेंशियली आधा है फ्रॉम वट एवर ही इज एक्सपेक्टिंग। इन्हें 12% चाहिए तो उससे आधा मिलेगा। अगर ये हायर रिटर्न चाह रहे हैं तो इन्हें थोड़ा रिस्क लेना होगा। अब रिस्क किस तरह का? या तो कोई इक्विटी कंपोनेंट डालें अपने इन्वेस्टमेंट में और या तो लो रेटेड बॉन्ड्स लें। अगर दोनों सूरतों में कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं मिलता आपको और इक्विटी में पर्टिकुलरली गारंटी रिटर्न नहीं मिलता, बॉन्ड्स में अगर आप लोअर रेटेड बॉन्ड्स लेते हैं हो सकता है आपको ब्याज थोड़ा ज्यादा मिले, लेकिन उसमें सेफ्टी की थोड़ी कंसर्न हो जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट एक अपने आप में दोनों चीज को फुलफिल नहीं करेगा कि आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिले, एट द सेम टाइम आपको सेफ्टी पूरी मिले। एक कॉम्बिनेशन बना के आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें कैपिटल सेफ्टी का भी यस कंसर्न रहेगा और हमें उसे ध्यान में रखना है। और लेकिन अगर हायर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा कैलकुलेटेड मॉडरेटेड रिस्क लेना होगा। ये डिसीजन इन्हें बनाना होगा पहले कि वे किस तरीके से इसे अप्रोच करना चाहते हैं। अगर ये कैपिटल सेफ्टी चाह रहे हैं तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन इन्हें लोअर करनी होगी और ये मानना होगा कि इन्हें लाख रुपया महीने का नहीं 50,000 रुपया महीने का मिल सकता है। और अगर उससे ज्यादा चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क उन्हें लेना होगा। आई थिंक पहले वो ये डिसाइड कर लें क्या करना चाह रहे हैं और किस अप्रोच में जाना चाह रहे हैं, तभी हम इनका कोई सजेशन इनको बता पाएंगे। दोनों चीजें कोई भी एक प्रोडक्ट में मिलना मुझे कुछ ऐसे दिखता नहीं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो इन्हें दोनों चीज देगा, 12% प्लस सेफ्टी। ठीक है, अंकुर पुरी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। और अंकुर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या गोल्स हैं, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मैं अंकुर पुरी सर अम्बाला से बात कर रहा हूँ। नमस्ते। मैं अभी प्रेजेंटली मेरा जो है इन्वेस्टमेंट है पराग पारिक म्यूचुअल फंड में 5,000 की सिप है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,000 की सिप अभी मैं करंटली कर रहा हूँ और SBI अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000 की सिप उसमें कर रहा हूँ।
तो मेरा क्वेश्चन था एसबीआई इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 2000 बताया आपने, निपॉन के स्मॉल कैप फंड में 2000, और एक फंड का और आपने नाम लिया पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। पारिक, हाँ जी, फ्लेक्सी कैप में 5000, ये वो मैंने अभी करंटली उसमें 5000 लास्ट है। मंथ स्टार्ट किया है। या लेकिन तो जो मेरे आपने को- 3 फंड्स हमें भेजे वो तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मैग्नम और एसबीआई लार्ज कैप फंड का जिक्र किया आपने, वो तीनों नहीं है आपके पास? नहीं वो नहीं है, ये करंटली मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। और ये कब से कर रहे हैं आप? ये जो 2000 की निपॉन स्मॉल कैप, इसको करते हुए मेरे को 2.5 साल हो गए हैं, और एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड में हुए 6 मंथ्स, और पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप है वो लास्ट मंथ मैंने शुरू किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लेते हैं आपका टारगेट क्या है वो भी बताइए। हाँ, 10 से 15 ईयर में 1 करोड़ अचीव करना चाहता हूँ फॉर डॉटर मैरिज। तो उसके लिए क्या इनफ है या मेरे को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करें। ठीक है, 10 से 15 साल में 1 करोड़ इनको चाहिए। जो 3 फंड्स आपके पास हैं मिस्टर रुंगटा, वो नहीं है इनके पास। इनके पास निपॉन का स्मॉल कैप है जिसमें 2000 की एसआईपी पिछले 2.5 साल से चल रही है। एसबीआई का अपॉर्चुनिटीज फंड 2000, पराग पारिक रिसेंटली स्टार्ट किया, इसमें 5000 हर मंथ ही डाल रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी 9000 के आसपास स्टैंड करती है। तो नए फंड्स के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो देखिए, प्लस इनके गोल्स पर आपके कमेंट्स। तो पहले कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, अगर ये अभी 9000 रुपए कर रहे हैं, पहले इन्होंने जो बताया था वो था 5000 रुपए, तो हम अगर 5000 रुपए को भी अगर कैलकुलेट कर रहे थे तो 14% से अगर अगले 10 साल के लिए लेते हैं तो करीबन ये 10 से 12 लाख रुपया हो रहा था। अब अगर हम 9000 रुपए को भी अगर एक्सपोलेट करें कि भाई आगे जाते हुए इनका रिटर्न ऐसा होगा, तो इसका डबल आप समझ लीजिए, तो इनका 20 लाख रुपया मान लीजिए इकट्ठा होगा एज कंपेयर टू जो 5000 रुपए का जो हिसाब लगाए थे। सो इकट्ठा कितना होगा, वो करीबन 20,000 रुपए होगा, 20 लाख रुपए लगभग हो गए। अब ये सवाल उठता है कि इस पोर्टफोलियो कैसा है। सो या फ्लेक्सी कैप है इनके पास, एक स्मॉल कैप है। सो आई एम नॉट श्योर अंकुर जी, अगर आप स्मॉल कैप की न्यूआंसेस समझते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप सिर्फ रिटर्न, पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको ये थोड़ा सोचना होगा कि वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप फंड में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप। सो अब जब मार्केट गिरा है, आप देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप का जो डाउनफॉल है या लार्ज कैप का जो डाउनफॉल है, उससे ज्यादा आपको स्मॉल कैप में दिखेगा। उसी तरह से जब बढ़ेगा मार्केट तो स्मॉल कैप मानते हैं कि आगे जाते हुए आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है कंपेयर टू लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप। तो मेरा सुझाव आपको ये है कि पहले आप कैटेगरी समझिए कि किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, क्या मैं उसे समझता हूं और मैं उतनी रिस्क ले सकता हूं। सो आपकी प्रोफाइल जितनी मैंने समझी है कि आप मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा मिड कैप तक चले जाएं तो आपका काम हो जाना चाहिए। सो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, एसबीआई इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप का जो आपका एलोकेशन है निपॉन का, वो भी आप एसबीआई में बढ़ा लें तो आपके 2 स्कीम हो जाएगी। आपको 9000 रुपए के लिए भी 3 स्कीम की जरूरत नहीं है। तो ये तो कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको आगे कुछ ऐड करना है तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में पहले था, तो आप वो ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहे तो ये आपका अप्रोच रहेगा इन्वेस्टमेंट का। एज रिगार्ड्स टू आपका जो एक्यूमुलेशन का टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम 14% का भी अनुमान लगाएं तो करीबन 20 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 9000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से जो आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं। एक तो आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जो राशि है वो बढ़ानी पड़ेगी, और दूसरी बात फंड्स पर तो आपको राय मिली ही है, और पोर्टफोलियो पर भी मिस्टर रुंगटा ने आपको सजेशन दिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। पंकज देशमुख इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद है रुंगटा सिक्योरिटी से आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। पंकज देशमुख हमारे साथ इनफैक्ट अब फोन लाइन पर है महाराष्ट्र से। पंकज जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। इनफैक्ट माफी चाहेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है पंकज, ईमेल के जरिए उन्होंने क्वेश्चन भेजा है। और इनकी उम्र 34 साल है, 1 लाख रुपए महीना ये कमाते हैं, 20 साल में इनको 2.5 करोड़ का इनका टारगेट है, इन्वेस्टमेंट्स इनके 0 है। तो एक क्वेश्चन, और इनफैक्ट इस क्वेश्चन के जरिए हमारे और काफी सारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली 2.5 करोड़ के टारगेट के लिए एक पोर्टफोलियो चाहते हैं क्रिएट करना, तो ये कंसीडर करते हुए मिस्टर रुंगटा कि इनकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना की है, कितना इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किन फंड्स के साथ, और कितना कमा लेंगे ये 20 साल में? सो दीपाली, सिंपल सी बात है कि हम हमेशा से कहते हैं कि जो सेविंग रेशियो होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होना चाहिए आपकी इनकम का, करीबन आपको 20% तक रखना चाहिए।
और अच्छी बात है अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं इनके केस में कि अगर ये महीने का 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि लंबा नजरिया इनका 20 साल का है, तो हम ऑब्वियसली एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएंगे, एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर ये सारे पहलू को देखते हैं तो 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने से इनका जो 2.5 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, अगर हम एक 14% के आसपास का रिटर्न अज्यूम करते हैं ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो ये उस रेशियो में भी बैठता है कि आपकी जितनी आमदनी होती है उसका 20% आपको सेव करना चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में इनका काम हो जाएगा। अभी 20,000 रुपये लगाएं किधर, 5,000 रुपए इंटू 4 स्कीम्स, बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत कंफ्यूज नहीं करेंगे इनके पोर्टफोलियो को, और ताकि मेंटेन करना भी आसान रहेगा। सो 5,000 रुपए, ये जो 4 स्कीम्स बता रहा हूँ इन्हीं में ये हर स्कीम में 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। इन चारों स्कीम्स में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे, और ये क्योंकि एक पोर्टफोलियो एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, 2 साल में एक बार रिव्यू करें और फिर डिसीजन ले आगे किस तरह से उन्हें कोई बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, तो किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है, कौन से फंड्स के साथ आप शुरू कर सकते हैं वो भी है, तो आप नोट कर लीजिए। इनफैक्ट वो तमाम व्यूअर्स जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं वो भी इन फंड्स को नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की राशि अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए बिगनर्स के लिए। चलिए, सवाल तो इतने करेंगे शामिल, लेकिन मिस्टर रुंगटा आपके टॉप 4 फंड्स क्या हैं चॉइसेस? एक मैं दूंगा जो मेरी, और जो सारे मेरे फंड्स हैं वो आप व्यूअर्स की क्वेरीज में भी देख पाएंगे। तो कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, वन ऑफ द वेरी गुड कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड। दूसरा आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। तो आज की तारीख में जब हम मार्केट की ओवर वैल्यूएशन की बातें करते हैं, इसमें चुनिंदा अच्छी वैल्यू पे मिलते हुए कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो ये फंड का मैंडेट ही है कि ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। सो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड मेरी सेकंड चॉइस है। थर्ड, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव, ये इक्वल वेट इंडेक्स फंड की बात करूंगा। तो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं उन सब में 2% का एलोकेशन था, ना कि एक ट्रेडिशनल निफ्टी फंड में जिसमें कंपनी की एलोकेशन अलग अलग होती है। और लास्ट एक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो ये फंड्स आपको सुझाए गए हैं और ये टॉप पिक्स हैं मिस्टर रुंगटा की ओर से। तो चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा, आप आए शो में और हमारे सभी व्यूअर्स की आपने मदद की उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और साथ ही अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।